हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, पीजीटी ये वीडियो जो है पीजीटी सिविक्स के लिए है, पीजीटी नागरिक शास्त्र के लिए है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन जो 61 नंबर से शुरू होगा। इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर जो है, निम्न में से कौन सा एक एकल प्रणाली के लिए उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल दर प्रणाली के लिए उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, अमेरिका, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों चीन हो जाएगा। अमेरिका में आपका दो दलीय प्रणाली है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है और इंग्लैंड में दो दलीय प्रणाली है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। चीन देश ऐसा है जहाँ पे एक दलीय प्रणाली है। व्याख्या देखिए, चीन में एक दलीय प्रणाली का उदाहरण मिलता है क्योंकि वहाँ एक ही दल है। ऐसी ही व्यवस्था क्यूबा में है। इंग्लैंड और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली की व्यवस्था है, जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला साधन क्या है। ऑप्शन है युद्ध, शांति, सहसंबंध, तटस्थीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा, सहसंबंध। शक्ति संतुलन व्यवस्था में शक्ति असंतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल सहसंबंध के द्वारा किया जाता है, सहसंबंध साधन के द्वारा किया जाता है शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। शक्ति संतुलन व्यवस्था, शक्ति संतुलन का सिद्धांत बैलेंस ऑफ थ्योरी, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी यह मानता है कि कोई राष्ट्र तब तक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य या राष्ट्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह अकेले अन्य राज्यों या राष्ट्रों को दबा दे। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला जो साधन है वह सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध के द्वारा हम शक्ति संतुलन को बनाए रख सकते हैं। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा शक्ति का संतुलन से। शक्ति के संतुलन से सामूहिक सुरक्षा अधिक व्यवस्थित है। और ऑप्शन में राष्ट्रवाद है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, निस्तरीकरण से ज़्यादा जो आंसर आपका सही होगा शक्ति का संतुलन। व्याख्या देख लीजिए, सामूहिक सुरक्षा की अगर सटीक परिभाषा दे तो इसका अर्थ है एक के लिए सब और सबके लिए एक। इस प्रकार से किसी राष्ट्र की शांति सुरक्षा हेतु सभी सामूहिक कार्यवाही करने को तत्पर रहेंगे। सामूहिक सुरक्षा में शक्ति का संतुलन अधिक व्यवस्थित है। आगे देखिए, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने के लिए क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है। नाकाबंदी, कूटनीति, विदेश सहायता, प्रचार प्रसार। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा प्रचार प्रसार। व्याख्या देख लीजिए, लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला प्रचार प्रसार कहलाती है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की थी। किसने की थी स्थापना शिकागो स्कूल की, ये आपको बताना है। ऑप्शन है डेविड, ऑप्शन दूसरा है चार्ल्स मारियम, ऑप्शन तीसरा है हेराल्ड लावेस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा चार्ल्स मारियम। चार्ल्स मारियम ने शिकागो स्कूल की स्थापना की थी। व्याख्या देख लीजिए,
शिकागो स्कूल, जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसकी स्थापना चार्ल्स मारियम ने की थी। चार्ल्स मारियम को व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। बौद्धिक पिता भी कहा जाता है चार्ल्स मारियम को, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामान्य सभा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा सही हो जाएगा, सामान्य सभा। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग सामान्य सभा है। 1 जनवरी 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अमेरिका में स्थित है। 67 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लीजिए। विकासशील देशों को दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उसकी विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम, निर्गत उपागम। तो आंसर जो हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम। व्याख्या देख लीजिए क्या है। मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक उपागम का विकास हुआ है। मानव सभ्यता जो मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक उपागम है, उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। व्यवहारवाद का आशय मानव के प्रक्षेप योग्य व्यवहार का अध्ययन करना, प्रक्षेप योग्य व्यवहार का क्या करना है, अध्ययन करना है। मानव व्यवहार को पूर्ण रूप से समझने के लिए समाजशास्त्र व मनोविज्ञान का भी सहारा लिया गया है। आगे है क्वेश्चन, आगे है दोस्तों 69 नंबर, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है मुख्य कार्यकारी, लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, मानव संसाधन प्रबंधक। तो क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा मुख्य कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी। व्याख्या देख लीजिए। प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का है। प्रशासनिक कार्यों में कार्यकारी या अधिकारी का कार्य महत्वपूर्ण होता है। कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण पक्ष है। यह सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता भर्ती तंत्र की मजबूती पर निर्भर करता है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है। आंसर होगा, आंसर देखिए क्या विभाग है,
कंपनी है, सार्वजनिक निगम है या मंडल है। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक निगम। सार्वजनिक निगम का क्या करती है, स्थापित करती है सरकार। व्याख्या देखिए, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो सार्वजनिक निगम को स्थापित करती है। सार्वजनिक निगम में सभी प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अस्थायी, वैतनिक, कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा में को किसने परिभाषित किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा हरमन फाइन। हरमन फाइन ने अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग को परिभाषित किया है। ठीक है, हरमन फाइन। व्याख्या देख लीजिए, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को हरमन फाइन ने परिभाषित किया है, जिसका उदाहरण है कि लोक सेवा आयोग द्वारा गठित कठिन परीक्षा कराकर कुशल अधिकारियों की भर्ती की जाती है, जो अस्थायी एवं वैतनिक होते हैं और कार्यों को अधिक सुचारू रूप से करते हैं। आगे है 72 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्राकृतिक के व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण, योग्यता परीक्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। व्याख्या देख लीजिए, कुछ समझ में आ जाएगा। मौखिक परीक्षण मुख्य रूप से प्राकृतिक में व्यक्तिपरक होता है। मौखिक परीक्षण मुख्य रूप से प्राकृतिक में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। मौखिक परीक्षा में व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है, व्यक्ति उसका जवाब देता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहारों और विचारों का पता चलता है। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का परीक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है। एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का परीक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है। आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है प्रवेश उपरांत परीक्षण, पूर्व प्रवेश परीक्षण, उन्मुखीकरण परीक्षण, सेवाकालीन परीक्षण। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेवाकालीन परीक्षण। व्याख्या देख लीजिए, एक कर्मचारी के लिए सेवाकालीन परीक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में हो। इस परीक्षण से कर्मचारियों की क्षमता बढ़ती है और वह कार्य को सुचारू रूप से करता है। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर हो तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है, ये बताना है। संतुलित बजट, अधिशेष बजट, निष्पादन बजट या घाटे का बजट। तो आंसर हो जाएगा संतुलित बजट, संतुलित बजट। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। बजट में यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो बजट संतुलित बजट होगा। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने के लिए न्यायालय की शक्ति को जाना जाता है। न्यायिक समीक्षा द्वारा, वैधानिक अपील द्वारा, विधायी समीक्षा द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा द्वारा। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण के लिए निर्णयों की शक्तियों को जाना जाता है, तो किसके माध्यम से जाना जाता है, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जाना जाता है। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, प्रशासनिक कृत्यों
और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने के लिए न्यायालयों की शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ससुराल द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हैं। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति देती है। तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके काम के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।